हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स। एक शॉर्ट डिस्कशन हम लोगों ने किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक इन ब्रीफ। गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स कैसे किसी ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट संभव हुआ। सेल्स या कोशिका जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट के रूप में जानी जाती है। मीन्स ऐसा माना जाता है और साइंटिफिकली ये पाया भी गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। इसीलिए सेल्स को शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट मीन्स कार्यात्मक एवं रचनात्मक यूनिट के रूप में जाना जाता है, संरचनात्मक यूनिट के रूप में जाना जाता है। When cells group together to perform the specific functions, जब बहुत सारे तरह के सेल्स एक जैसे मिलके काम करना शुरू कर देते हैं और एक तरह का वर्क करना शुरू कर देते हैं, देन दे आर टर्म्ड एज अ टिश्यू। तो उन्हें टिश्यू के रूप में या ऊतक के रूप में जाना जाता है। आफ्टरवर्ड्स द टिश्यू के बाद नंबर आता है ऑर्गन्स का मीन्स अंगों का। सेल्स एक जैसे काम करके टिश्यू का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू मिलके एक जैसा काम करते हैं, व्हेन दे परफॉर्म टुगेदर, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। तो टिश्यू से ऑर्गन या अंगों का निर्माण मतलब ऊतकों से अंगों का निर्माण संभव होता है। आफ्टरवर्ड्स ऑर्गन सिस्टम्स मीन्स, जब ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक जैसा काम करते हैं। जैसे हमने पाचन तंत्र, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा। माउथ, इसोफेगस, देन आफ्टर वी आर हैविंग स्टमक, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये सारे अंग जो है अलग अलग हैं और सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। किस प्रक्रिया के लिए? पाचन के लिए। ऐसे ही श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास नोज से लेके लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर। तो अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक काम को कर रहे हैं जिसके द्वारा वह ऑर्गन सिस्टम्स का मीन्स अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्रों के बाद जब कई सारे अंगतंत्र डेवलप अंगतंत्र एक साथ मिलके काम करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी जीव या सजीव का निर्माण कोशिका से शुरू होकर ऊतकों से ऑर्गन, और ऑर्गन मतलब अंगों तक, अंगों से अंग तंत्रों तक, और अंग तंत्रों के बाद फिर और किसी भी सजीव का निर्माण संभव हो पाता है। इसीलिए कोशिका को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट के रूप में जाना जाता है। कोशिका अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बेसिक है, और बेसिक चीज़ों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशंस में भी बनते हैं। नाउ वी आर going to discuss about the unicellular and the multicellular organism. यूनिसेलुलरिटी मीन्स एक कोशिकी, मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकी। मीन्स ऑर्गेनिज्म या सजीव जिनका डेवलपमेंट या विकास कोशिकाओं की संख्या के आधार पे हुआ, मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। तो एक कोशिकी ऑर्गेनिज्म से नाम से ही ये क्लियर है कि ऑल दोज ऑर्गेनिज्म हु आर डेवलप्ड बाय ओनली वन सेल मीन्स द सिंगल सेल फंक्शंस एज एन इंटायर ऑर्गेनिजम्स। एक सेल ही पूरे सजीव के शरीर का निर्माण करता है और सजीवन की सभी प्रक्रियाओं को संपन्न कराता है।
सिंगल सेल्स ही पाचन करता है, एक सेल ही रेस्पिरेशन कर सकता है, एक सेल के द्वारा ही एक्सक्रीशन होता है। मतलब कि जो भी जीवन की प्रक्रियाएं हैं वो सभी सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, जिसके उदाहरण के रूप में हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फंजाई में ईस्ट। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम एक कोशिकीय जंतुओं के रूप में या जीवों के रूप में जानते हैं, जिनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है और वह जीवन की सभी प्रक्रियाएं आसानी से पूरा कर पाते हैं। उसके बाद नंबर आता है बहुकोशिकीय जीवों का। बहुकोशिकीय मतलब कि एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ। नॉर्मली कोशिकाएं विकसित होती हैं, डेवलप करती हैं, और सभी कोशिकाओं के पास अपनी प्रजनन क्षमता होती है, मतलब अपने ही जैसे कोशिकाओं के विकास की क्षमता पाई जाती है, जिसके द्वारा वह नई कोशिकाओं का निर्माण कर पाती हैं। तो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स, जिन भी जीवों की शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कि कामों को संपन्न कराते हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीवों के रूप में जानते हैं। In multicellular organisms, many of the cells group together to to perform different type of functions. मतलब कुछ पाचन का काम करते हैं, कुछ सेल्स जो हैं मिलके रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, कुछ जीवन की अन्य किसी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में विभिन्न प्रकार के सेल ग्रुप होते हैं, इकट्ठा होते हैं और अलग अलग प्रकार का काम करते हैं, जिससे जीवन की प्रक्रियाएं संचालित हो पाती हैं। बहुकोशिकीय जीवों में एक और विशेषता पाई जाती है लेबर ऑफ डिवीजन, मतलब कि बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन उनके बीच कामों का वितरण होता है, मतलब काम सबका अलग अलग बटा हुआ है, सब अलग अलग काम करते हैं और सामूहिक रूप से जीवन को संचालित करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम सम फंजाई को पढ़ सकते हैं, प्लांट्स हैं, और विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में। Now, the next topic is the discovery of cells. कोशिका की खोज किसने की? ये जो पॉइंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स हैं। मीन्स डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सारे पॉइंट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि ये सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज के बारे में हम लगभग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्यूरिकस नामक ट्री से उसकी बार्क सेल्स में जो कॉर्क की स्लाइस ली गई एक्सपेरिमेंट्स के लिए लिया उन्होंने, तो उस कॉर्क स्लाइस में उन्होंने डेड सेल्स की खोज सर्वप्रथम की थी। तो कोशिका की खोज का श्रेय सर्वप्रथम जाता है रॉबर्ट हुक को 1965 में। लेकिन जब ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसका श्रेय जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा आपको कि अब मैं आंसर क्या लिखूं अगर आंसर आता है। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ ये रहे कि कोशिका की खोज किसने की, हु हैज़ डिस्कवर्ड द सेल, तो आप रॉबर्ट हुक को आंसर करेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि लिविंग सेल्स मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का नाम लेंगे। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नामक एक कोशिकांग पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन पाया जाता है, मस्तिष्क पाया जाता है, जो हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, वैसे ही एक कोशिका के अंदर होने वाली समस्त गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक कोशिकांग पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका के अंदर एक तरल सेमी लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो सभी कोशिकाओं में जीवन की प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए कोशिकांगों को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।
जिसे हम प्रोटोप्लाज्म के रूप में या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। उस प्रोटोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। देन आफ्टर कम टू नो अबाउट द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिकाओं के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, अभी भी हो रहे हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, प्रयोगों के आधार पे बहुत सारे निष्कर्ष निकाले गए। सर्वप्रथम स्लाइडेन एंड स्वान, दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिकाओं पे रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो निष्कर्ष निकाला स्लाइडेन एंड स्वान ने, वो यह था कि सभी वनस्पति और जंतु कोशिकाओं से मिलके बने हैं। मतलब कि जितने भी प्रकार के प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। आफ्टरवर्ड्स उस पॉइंट्स में, उस थ्योरी में रुडोल्फ वर्च्यू नामक वैज्ञानिक ने एक नया तथ्य जोड़ने का प्रयास किया 1858 में, दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो भी जीवित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है या हुआ है, वह सभी किसी न किसी पहले से बनी हुई कोशिका से ही हुआ है। मतलब कि old cells are responsible for the development of the new cells। ठीक है, तो पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का विकास संभव होता है। मतलब कि कोशिकाओं के अंदर स्व प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, कोशिकाएं टूटती हैं, विकसित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण कर पाती हैं। तो कोशिका सिद्धांत में इन बिंदुओं पे बताया गया कि कोशिका, सभी जंतु और वनस्पतियां कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है, और इस बात पे विशेष फोकस किया गया कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में हम कोशिका को जानते हैं। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। क्यों? क्योंकि हर एक कोशिका जीवन से जुड़ी सभी क्रियाओं को संपन्न कराने में सक्षम है, इसलिए फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। सभी क्रियाएं संभव कर पाती है। और स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है, तो हर एक कोशिका एक दूसरे से मिलके जीवों के शरीर का निर्माण कर पाती है। तो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाओं की खोज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माइक्रोस्कोप का भी था। रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही कोशिका की खोज की थी। लुवेनहॉक साहब ने भी माइक्रोस्कोप का ही प्रयोग किया था। धीरे धीरे पहले साधारण माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस संभव नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, जिसकी खोज या जिसका विकास नॉल एंड रस्का नामक वैज्ञानिक ने 1940 में किया था, जिसकी सहायता से सेल्स और सेल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों का भी अध्ययन आसानी से संभव हो पाया। और अब हम विभिन्न प्रकार के सेल्स और उसके कोशिकांगों के बारे में भी, और उनके द्वारा संपन्न कराई जाने वाली सभी प्रक्रियाओं से आसानी से परिचित हो पाते हैं।